बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही अहम फैसला दिया है और इस फैसले ने हलचल मचा दी है। इससे ये बात भी बावर हो गई है कि पाकिस्तान में अगर तो आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो उसमें हमारी जो अदलिया है उनके अहकामात का एक कलीदी किरदार होगा। 14 मई को पंजाब इंतखाबात के हवाले से ECP की जो नजर सानी की दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और इस दरख्वास्त के खारिज होते ही हम ये देखेंगे कि जो 90 दिन में इंतखाबात कराने के हवाले से जो आवाज़ है, जो मांग है, इसमें जो है वो तेज़ी आएगी। सदर पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं आइनी तौर पर, यह भी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी तरफ PTI जो है ये 90 दिन में इंतखाबात कराने के हवाले से कोर्ट जा रही है और वहाँ पर क्या तफसीलात होंगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बिजली के बिलों में उनकी अदायगी में अवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। 4-5 दिन गुजरने के बावजूद भी निगरान हुकूमत अभी भी रिलीफ पैकेज जो है वो नहीं दे पा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ जो है वो IMF के साथ बातचीत चल रही है। ये बातचीत क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म है वो कह रहे हैं कि मामला इतना बड़ा नहीं है जिस पे हड़ताल की जाए। तो फिर अगर ये मामला इतना बड़ा नहीं है तो क्यों पाकिस्तान जो है इस वक्त आलमी सतह पर 18वें नंबर पर मुल्क है जहाँ पर महंगाई जो है वो उरूज पर है और पाकिस्तान ने इसमें नाइजीरिया तक को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा हम देखेंगे जो साइफर का मामला है उसमें जो अदालत को जेल मुंतकिल करने के बारे में बात थी, इसमें PTI के लॉयर्स जो हैं वो कोर्ट पहुंच गए हैं और वो कह रहे हैं तमाम तर शवाहिद हम दे चुके हैं, इमरान खान साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उन पर लगता है, लेकिन बहरहाल अदालत को जो है वो जेल में जो है शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये सबके सामने जो है ये कार्रवाई और तफ्तीश और ये कार्रवाई अदालती चलनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि बाप तो फिर बाप होता है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने बेटों से बात करने की एक गुजारिश की, उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली, जिस रिक्वेस्ट को जो है वो जज ने, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने जो है वो इसकी इजाज़त दे दी है और अब वो अपने बेटों से बात कर सकेंगे। इसके साथ आपको बताते चलें कि अफसोस के साथ अहकामात जो हैं कोर्ट के वो नहीं माने गए हैं और नैब ने चौधरी परवेज़ इलाही को कोर्ट में पेश नहीं किया 31 अगस्त को। इसके लिए बड़ी वजूहात दी जा रही हैं। वो अब कह रहे हैं कि हम कोई पिटिशंस दायर करेंगे नैब ने, लेकिन हमारे कोर्ट जो है वो उनके अहकामात जो है पाकिस्तान की कोर्ट्स के अगर नहीं माने जा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक हमेशा से एक लम्हा फिक्रिया बन जाता है। खबरों की तफसील पर जाने से पहले छोटी सी याद दहानी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए, बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसील की तरफ। आपको जैसे कि मैंने बताया है कि डॉलर जो है वो 306 रुपये पर पहुंच चुका है और ये एक और नई रिकॉर्ड है क्योंकि इंटर बैंक में जो है ये 1 रुपये 55 पैसे का इसमें मजीद इजाफा हुआ है और ओपन मार्केट में तो 125 रुपये तक पहुंच चुका है। ये एक ज़ाहिर परेशान कुन सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए भी, अवाम के लिए भी। हम ये अफसोस के साथ देख रहे हैं कि 1 सितंबर से अवाम पर एक और पेट्रोल का जो बम है वो गिराया गया है और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। आलमी इक्तिसादी जरीदा है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, इसमें जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान महंगाई से मुतासरा ममालिक में 18वें नंबर पर आ गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है महंगाई की शरह में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है और ये शरह जो है 28.3% तक पहुँच चुकी है। ये नाइजीरिया में महंगाई की शरह जो है उससे भी ज़्यादा है। अब ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के एदाद शुमार के मुताबिक जो है एशियाई ममालिक में पाकिस्तान महंगाई के एतबार से चौथे नंबर पर आ गया है, जबकि अफगानिस्तान में महंगाई की शरह सबसे कम है, यानी कि -6.5%। अब इसी महंगाई को लेते हुए लोग जो हैं वो अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ तजावीज़ सामने आ रही थी कि शायद लोगों को जो है जो 400 यूनिट तक जो है वो अकसात में जो है वो अपने बिल अदा करने की जो है वो इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन IMF से मशवरे के बाद। इसमें निगरान वज़ीर ख़जाना ने IMF को अप्रोच किया है, उन्होंने बात की है, लेकिन अभी भी IMF की तरफ से, अब जब तक मैं ये व्लॉग कर रही हूँ, IMF की तरफ से फ़िलहाल इस पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। तो हम देख रहे हैं जो एहतजाज है वो उसने काफ़ी तेज़ी पकड़ी हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो वो एहतजाज हुए हैं। जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है, इन्होंने बिजली के बिलों में इजाफे पर जो है वो मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल भी की है और जो हम देख रहे हैं दूसरी जानब जो है भारी बिलों के खिलाफ ये जो एहतजाज हो रहा है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी जो है ये 2 सितंबर को जो है इन्होंने भी हड़ताल की कॉल दी है।
वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जितने जो 400 यूनिट्स के मामले पर जो कह रहे थे शायद कुछ रिलीफ मिल जाए, लोग अक़सात में ये बिल्स को अदा कर सकें, इस पर तो कोई पेशरफ नहीं हो रही है। तो उसमें अब अगर वज़ीर आज़म साहब जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब अगर ये फरमा देते हैं कि इतना बड़ा मामला नहीं है जिस पर एहतजाज होनी चाहिए, तो ये काफ़ी इनसेंसिटिव उनका ये स्टेटमेंट लगता है। वज़ीर आज़म साहब, खुदा के लिए आप निगरान वज़ीर आज़म हैं, लेकिन आप लोगों के दिलों को, लोगों के जज्बात को समझें। लोग जो हैं वो खुदकुशियां कर रहे हैं और यकीनन आपके पास मेरे से ज़्यादा तफसीली रिपोर्ट मौजूद होगी। लोग अपने हालात से इतने तंग हैं, उनको समझ नहीं आ रहा बच्चों की फ़ीस देनी है या घर का राशन लेकर आना है, उसके ऊपर ये बिजली के बिल जो है उन पर एक बिजली से कम, एक तूफ़ान से कम नहीं है। तो वहाँ पर प्लीज़ खुदा के लिए आप और आपकी काबीना जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स दें कि लोगों की कम से कम दिल आज़ारी ना हो। ये एक आम आदमी के लिए, एक रिक्शा ड्राइवर जो हमें बता रहा है या एक मोची जो है जो घर ही 600-700 लेकर जाता है, वो कहाँ से जो है ये दुगने तिगने टैक्सेस लगे हुए बिल जो है वो अदा करेगा 15-15, 20-20, 26-26 हज़ार रुपये के। अब आ जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट और इंतखाबात से जुड़ी हुई अहम खबर पर। पंजाब में 14 मई के इंतखाबात को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। ये दरख्वास्त बड़ी ही अहमियत की हामिल है। इसलिए कहा जा रहा था कि ये शायद चीफ जस्टिस साहब इस वक्त ना निपटा सकें, वक्त उनकी रिटायरमेंट का करीब आ रहा है और ये फिर पेंडिंग चली जाएगी मामला अगले चीफ जस्टिस के पास। लेकिन इसको निपटा दिया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना। जो दलाइल देना चाह रहे थे वो दलाइल उन्होंने कहा कि ये आप इसमें मजीद ऐड नहीं कर सकते क्योंकि नजरसानी की दरख्वास्त है। इस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती साहब, इन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक तफसीली फैसला मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इंतखाबात की तारीख देने की हद तक इजाफा किया गया है। अगले हफ्ते का वक्त दे दें ताकि दलाइल तैयार कर सकूं। जिस पर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि जो फैसला आया वो केस खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि सेक्शन जो 57 और 58 है, इनमें तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का हो गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि वकील साहब जहन में रखें ये नजरसानी की दरखास्त है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक वाज़ेह है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि आप 3 बार बता चुके कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं है, जिम्मेदारी है, आप आगे चलें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। आप नजरसानी केस में हमारे सामने आए हैं और दोबारा से दलाइल मत दें और एक ही दायरे के गिर्द जो है वो घूमना बंद कर दें, उन्होंने कहा। फिर फाजिल जज ने उन्होंने मजीद कहा कि अदालत ने मुतअद्दिद बार पूछा इलेक्शन कमीशन को पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी दी जाए तो इंतखाबात कराएंगे या नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा फंड्स सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त खारिज की जाती है। इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जो 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से जो मांग है उसमें मजीद तेजी आएगी, क्योंकि जाहिर है अब कानून वाज़ेह हो गया है और अब इंतखाबात की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जो पंजाब इलेक्शंस के हवाले से, उसमें उनका फैसला जो है बड़ा वाज़ेह आ गया है और इलेक्शन कमीशन जो है न सिर्फ उनको सुबकी का सामना है बल्कि इलेक्शन कमीशन को आगे चलकर 90 दिन में इंतखाबात कराने के हवाले से भी अदलिया को जवाब देना होगा। इसमें हम देख रहे हैं जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई रऊफ हसन साहब, उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर मुकर्ररा 90 रोज़ की मुद्दत के अंदर होने वाले अगले इंतखाबात की तारीख के ऐलान के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मुसलसल इब्हाम के बायस सदर मुमलिकत को आर्टिकल 48(5) के जरिए फराहम किए गए आईनी इख्तियारात की बुनियाद पर फौरी तौर पर मुल्क में अगले आम इंतखाबात के इनेकाद की तारीख का ऐलान करना चाहिए। पाकिस्तान एक मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन को अपनी किस्मत के साथ खेलने की इजाज़त देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतखाबात हर सूरत 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, एक दिन की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं है। तो ये हमने साथ ही देखा है जो पीटीआई के जो लॉयर्स भी हैं, पजोता साहब भी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सदर साहब जो हैं वो अपने आर्टिकल 48(5) के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करके इलेक्शंस की तारीख दें
اور وہ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اس معاملے کو لے کر. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے بارے میں ایک پٹیشن دائر کریں گے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونی چاہیے اور اس میں تاخیر جو ہے وہ کسی حد تک بھی یا کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب سائفر کے معاملے پہ جو یہ بتایا جا رہا تھا، نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ لا منسٹری کی طرف سے جاری ہو گئے تھے کہ عدالت جو ہے وہ جیل میں لگے گی، اس پر جو ہے پی ٹی آئی عدالت پہنچ گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے استدعا کی ہے اور جو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا عدالت کا جو وینیو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے، جس پر وکیل شیر افضل مروت نے جواب دیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیسز کی متعلقہ عدالت میجسٹریٹ کی ہے اور انسداد دہشت گردی عدالت نے جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کا اختیار دینا جو ہے وہ غلط ہے. وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ نوٹس جاری کر کے اس پر بھی جواب طلب کر لیا جائے. چیف جسٹس نے ریمارکس جو ہیں وہ دیے ہیں کہ میں آپ کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیتا ہوں، جس پر جو وکیل نے انہوں نے کہا کہ یہ جلدی والا معاملہ ہے سر، آئندہ ہفتے دوبارہ مقرر کر دیا جائے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ مقرر کر دی جاتی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو عمران خان صاحب کے وکیل بڑے واضح کہہ چکے ہیں کہ کیبنٹ کے سامنے ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا ڈاکیومنٹ، تو اس کے بعد آفیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے وہ نہیں لگتا ہے. اب عمران خان صاحب کی طرف سے ظاہر ہے وہ ایک والد ہیں، وہ اپنے بچوں سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی طرف سے ایک یہ ریکویسٹ سامنے آئی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت چاہ رہے تھے آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت سے اور ان کے جج سے. وکلا کے ذریعے جو ہے وہ درخواست دائر کی اور موقف اختیار کیا کہ وہ اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فون پر یا واٹس ایپ پر بات کرنا چاہتے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ جو جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی ہے اور انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جو اٹک جیل ہیں ان کو والد سے بیٹوں کے ٹیلی فون پر بات کرانے کے انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. اب عمران خان صاحب جیل میں کس حالت میں ہیں، ان کی بہن کا کہنا ہے، علیمہ خان صاحبہ کی جب ان سے ملاقات ہوئی فٹ لگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بڑے سالوں بعد قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم ملا ہے، دوسری بار جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے. اور انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں مزید کہا کہ جس بھی آپ انہیں ماحول میں رکھ لیں گے وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور ان کی طرف سے یہی خبریں آتی ہیں کہ وہ جیل میں جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر چکے ہیں. تو جو ان کو توڑنے کا حوالے سے جو معاملہ تھا کہ شاید ان کو جیل میں ان کو ایسی اعصابی تکالیف دے کر شاید توڑا جائے، اس میں اب جو ہے وہ جو بھی ایسے سوچ رہے تھے ان کو کافی ناکامی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور بات وہیں پر آئے گی کہ ڈائیلاگ کرنا بڑا ضروری ہے. جو اس وقت ملک کی جو میجورٹی عوام جس پارٹی کے ساتھ یا جس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، آپ ان کو کس طریقے سے اس طریقے سے کینسل کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ بات کرنا، ڈائیلاگ کرنا وہ بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. اس وقت ووٹ سے دیے ہوئی جو مینڈیٹڈ حکومت ہے وہ آ کر جو ہے وہ یہ بوجھ اس معیشت کا اٹھا سکے اور وہ عوام کو جواب دہ ہوگی اس کے لیے. فی الحال اتنا ہی. مزید فوکس اور انالیسس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.